Hello everyone, you're all welcome over here. My name is Samriddhi and today what we are going to start with anthropology. So anthropology is such an optional guys which every students love, whether that person is from science background or that person is from engineering background. We will deal about this subject that why this subject is being loved by the people and all. But before that, let us first have an idea that why to choose anthropology as an option. Because these days एक होता है ना मार्केट में ट्रेंड चल रहा होता है, अच्छा ये ट्रेंड चल रहा है, जैसे आजकल क्या चल रहा है, शार्क टैंक्स एंड ऑल, है ना, वैसे ही कोई ना कोई जो है ट्रेंड चलता रहता है मार्केट में. तो अभी ना बच्चों के दिमाग में एक बहुत ही जो ट्रेंड चल रहा है वो ये चल रहा है कि यार एंथ्रो को चूज कर लो एज अ ऑप्शनल. So my dear students, when it comes to choosing an anthropology as an optional, so what are the constraints you can face? What exactly is the syllabus? हम लोग यहाँ पे मोबीशाला में इसको कैसे अप्रोच करेंगे, ये आज की क्लास में हम सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ. ठीक है, सो हमारे साथ जुड़े रहिएगा टिल द एंड ऑफ द क्लास ताकि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए अबाउट द सिलेबस, अबाउट एवरीथिंग. So guys, यहाँ पे सबसे पहले the thing which I would like to tell you is जैसे कि many a time students ask that how to choose the optional, कि हम लोग ऑप्शनल को कैसे चूज करें. See, it is something which is not, कि हाँ देख लिया कपड़े हैं नहीं पसंद आए तो चेंज कर लिया. It's not like that. Because optional is the one which decides your career. When I talk about UPSC, right? You people know कि optional कहाँ पे आता है. Optional comes in GS मेंस एग्जामिनेशन, है ना. GS के मेंस के पेपर होते हैं उसमें आपका ऑप्शनल होता है, राइट, जिसकी अपनी वेटेज है. अब होता क्या है ना, अगर आप लगा लीजिए टॉपर्स के रैंक्स देखेंगे, उनके मार्क्स देखेंगे, व्हाट यू विल फाइंड कि सबके ना जीएस में मार्क्स ऑलमोस्ट सेम है. बट व्हेन इट कम्स टू ऑप्शनल देन द मार्क्स वेरीज एंड दैट ऑप्शनल एंड ऐसे पेपर डिसाइड कि आपका रैंक क्या होगा. ऐसा क्यों होता है? ठीक है, because optional is something which is having a huge weightage and optional एक ऐसी चीज है ना जिसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई कर सकते हो, इसको जितना चाहो डेप्थ में पढ़ सकते हो. जीएस में आपको उतनी डेप्थ में नहीं पढ़ना होता, लेकिन ऑप्शनल में आपको डेप्थ में पढ़ना होता है. ठीक है, ऑप्शनल में आपको चीजों को एनालिसिस भी करना होता है, उनकी एग्जाम्पल्स देने, यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स. बट व्हेन इट कम्स टू जीएस इट इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, सो हम लोग उस डिटेल में नहीं जाएंगे, बट मैं आपको सिंपली एक चीज बोलूंगी, जब भी आपने ऑप्शनल चूज करना है आप वो सब्जेक्ट चूज करिए ऑप्शनल जिसमें आपको पढ़ के मजा आए. ठीक है, जैसे कि इसको अपनी गर्लफ्रेंड बना के चलिए, गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड बना के चलिए कि आप कौन से पर्सन के साथ रहना पसंद करेंगे जिसमें आपको मजा आएगा, बिकॉज आपको उसके साथ काफी टाइम स्पेंड करना है. सो ऑप्शनल इज समथिंग लाइक दैट जिसमें आपको जब भी आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, आपको उसमें काफी समय लगाना है. तो यहाँ पे ऑप्शनल एक ऐसा चूज करना जिसको पढ़ के मजा आ जाए, वाओ, है ना, जिसमें इंटरेस्ट हो आपका. बिना इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को ऑप्शनल मत चूज करना कि हाँ भेड़ चल रही है उसने बोल दिया तो ऑप्शनल चूज कर लिया. प्लीज डोंट गो विद दैट. डोंट थिंक कि सामने वाले पर्सन ने लिया है सो आई शुड ऑल्सो टेक दिस सब्जेक्ट एज ऑप्शनल. टेक दैट पार्ट एज ऑप्शनल विच यू थिंक यू विल बी एबल टू लर्न, विच यू थिंक कि हाँ यू विल फॉल इन लव विद दैट सब्जेक्ट. ठीक है, उसको मैं एक सिंपल सा तरीका बता देती हूँ चूज करने का. क्या है, गो थ्रू द यूपीएससी सिलेबस. यूपीएससी की वेबसाइट में डिटेल्ड सिलेबस है. सिलेबस को देखिए, सिलेबस को एनालाइज कीजिए, देखिए कौन सा सब्जेक्ट है विच you can love, right, और which subject you can easily tackle, go with that subject. उसको चूज कर लिया, उसके बाद हो सकता है कई बार जैसे मेरे साथ भी हुआ था, you will have let us say 3 options. Now you have to choose among these 3 options ki which one to choose. After that do one thing, pick up the previous year papers.
देन सी कि वेदर यू आर एबल टू सॉल्व द पेपर और नॉट. अगर पेपर, देखो पेपर सॉल्व करना समटाइम्स इट्स नॉट पॉसिबल, बट सी एटलीस्ट क्या उन क्वेश्चंस को पढ़ के आपको मजा आ रहा है. अगर उन क्वेश्चंस को पढ़ के मजा आ रहा है, आपको लगता है कि यू कैन डू, गो फॉर दैट. अगर फिर भी कुछ ना समझ में आए, डू वन थिंग, यूट्यूब पे जाओ. यूट्यूब पे इतनी वीडियोस पड़ी हुई हैं यार, है ना, हर सब्जेक्ट की. 2-3 वीडियोस देख लो, उसमें पता लग जाएगा आपको इंटरेस्ट बन भी रहा है ना नहीं. ठीक है. Here I am to teach you anthropology as a optional. Now many people they prefer anthropology as a optional because there are multiple reasons behind it. So the first and the foremost reason the people choose anthro as optional is that it is something which has a limited syllabus. देखो यूजुअली हम लोग ना जीएस में पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं. जैसे कि अब मैं ही बात करूं, आई एम टीचिंग एंथ्रोपोलॉजी, आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड टेक एज वेल. बट कई बार ये होता है हम लोग खुद ही परेशान हो जाते हैं, यार क्या है, रोज करंट का कुछ ना कुछ टॉपिक आ जाता है ना. सो दिस इज समथिंग विच इज मोस्टली यू कैन से 80% पार्ट इज व्हाट, स्टैटिक पार्ट. ओनली 20% इज अ डायनेमिक पार्ट. ठीक है. सो और if I talk about more precise, then it's 90-20, 90-10 ratio, right? So when it is कि syllabus is limited, even it's like कि आप जो है static part ज्यादा है, so question भी तो उसी में से आएगा ना. ठीक है. So this is the thing, limited syllabus, then it's like more of a static thing. Since it is static, so what we have analyzed that the questions which are coming, they are directly asked from the syllabus. If you will look into the previous year papers, you will find that most of the questions are repeated. Only their form is changed, but most of the questions are repeated. Right? So they are not something new, and it is interesting. Now, why it is interesting? The question comes, why this subject is interesting? This subject is interesting because it is related to what? स्टडी ऑफ ह्यूमंस. डोंट थिंक दैट कि आज की क्लास में मैम आपको एंथ्रो का मतलब बता देंगी. नो, इट्स अबाउट स्टडी ऑफ अ मैन. सो डोंट यू थिंक दैट दिस स्टडी ऑफ अ मैन इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू अस, है ना. हमारे स्टडी किसकी है, हमारी तो है, तो हमें अपने बारे में पता है, राइट. सो दैट इज वाई द पीपल फाउंड दिस सब्जेक्ट टू बी क्वाइट इजी, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज देयर ओन स्टडी. सो अपने ऊपर स्टडी करना किसको पसंद नहीं है ना. सो दैट इज वाई द पीपल लव दिस सब्जेक्ट. ठीक है. इफ अ पर्सन इज फ्रॉम अ मेडिकल बैकग्राउंड, सो डू यू थिंक दैट द पर्सन विल गेट एन एज? ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल गेट एन एज बिकॉज ही हैज लर्नड अबाउट ह्यूमंस एंड ऑल, राइट. अगर कोई पर्सन नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से, तो साइंस तो पढ़ी है ना यार थोड़ी बहुत, तो कहीं तो अप्लाई करोगे कंसेप्ट को. But don't think कि those are the only people who will be able to score more. Because here in this classes जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हम आपको पूरा complete comprehensive course यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, in which we will be talking about each and every topic in the depth. Right? So it is, you can say it's a very interesting subject, my dear students. Even I am a non-medical student. I have done engineering MBA. Then also I opted anthropology as optional. Earlier my optional was public administration, but later I changed it to anthropology because you know that public administration is such an optional which is very dynamic in nature. And I was so much pissed up because of its dynamic nature that I thought it's better that I should change my optional subject. Next if I talk about its material. So this optional is something like whose material and resources, they are directly available and easily available everywhere in the market. Sometimes we choose such an optional whose material is not available in the market. For example, sometimes the people they used to go for management as an optional, but its material is not available in the market. Then comes a problem, right? So this is something whose resources and material that is easily available. Then it is something in which what we have it is covering 30% of the GS studies syllabus. You must be now wondering how. See, you must have read about in ancient history about Stone Age,
Have you read about Stone Age in ancient history? I think that most of you must have read about this thing. ठीक है? So these Stone Age, Paleolithic, Mesolithic period, Neolithic period and all, this we will find over here, right? So it has connections with ancient history. It has connection with genes and all, which you will study in biotechnology. It has links with biology. In mains paper, what we have a subject known as society. It has links with the society when we talks about the tribal people and all. In paper 2, we talk about society and all, which has the link with what? Which has the link with the anthropology. So this is something you can say which is having a link with other subjects. And we usually consider that 30% of the GS study syllabus is being utilized over here. जो आपने पढ़ा है वो आप यहाँ पे यूज करते हो. जैसे कि पूरी की पूरी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो आपकी बायोलॉजी पे आधारित है. जीन क्या होते हैं, हाउ क्रोमोसोम लुक्स लाइक, इन केस इफ देयर इज अ chromosome aberration, then what type of disease can be there, है ना? So this is something like which covers your biology part, है ना? Physical anthropology biology से related है. Socio-cultural anthropology is related to society, or more precisely sociology, ठीक है? Then if I talk about ancient India, in which I talk about tribals and all, in which I talk, so that is tribal India, right? Even in history we talk about, I would say that is art and culture, right? The tribes and all, that is a part of art and culture, PVTGs and all. So ancient history we talk about linguistics and all, archaeology, Indian anthropology. So they are nothing but, they all fall under the, what? They fall under anthropology. So are you getting my point? That this is something which helps in GS paper as well. Because many a times the people say, ma'am, when we opt for PSI or optional, है ना? कि जब हम PSI और optional ले रहे हैं तो we are able to cover polity, IR and all that. यहाँ पे भी तो 30% cover हो रहा है. ठीक है? So don't think about that. Next. Whether they are important in interview or not? Yes, they are very important in interview. If I talk about interview, in interview they ask the questions related to society. And if you are well aware with this subject, then you can easily handle the social issues or society topics. Okay, so there they are linked to each other. High selection rate of students. In past few years, we have seen that with anthropology as an optional, many people, they are able to score under 10 rank. This year, 9th ranker Apala Mishra, anthropology optional, right? There are many more toppers as well. Every year, the topper is coming from this anthropology. So don't think that this is something which is not giving the selection. So anthropology is a subject where you can get the selection. So this is why to choose anthropology. Even आजकल तो ये देखा जा रहा है कि anthropology में selection rate high. ठीक है, चलिए. Now it comes कि ma'am we are freshers, so how we should understand or approach this subject. See, if you are a fresher and then how to approach, you need to understand the syllabus first. You need to understand those areas on which the UPSC is asking questions again and again. एक होता है ना यूपीएससी के फेवरेट चेकलिस्ट है, उसी चेकलिस्ट में से हर साल यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है. सो दिस फोकस एरिया इज दैट चेकलिस्ट. देन यू मस्ट बी अवेयर कि वेयर वी हैव टू रीड फ्रॉम, बिकॉज समटाइम्स होता क्या है, वी इंटरेक्ट विद द पीपल और लोग हमें क्या बोल देते हैं, यार ये किताब पढ़ लो, ये किताब पढ़ लो. Don't go behind multiple books. I will give you the list, but I will tell you only one thing. First of all, revise whatever is taught in the class. Once you have revised whatever is taught in the class, then your next step should be what? कि ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है
आगे पढ़ेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट एटलीस्ट रीड योर कॉपीज ट्वाइस. जो भी इट्स लाइक पीडीएफ एंड पीपीटीज, वॉट एवर इज गिवन टू यू, रीड वॉट एवर मटीरियल और वॉट एवर नोट्स आर गिवन टू यू twice. Once you are done with them, then pick up the book. Right? Next. Follow the honest mentor blindly. Now, see, follow whichever educator you want. But the main thing is, whichever mentor you are following, you should follow that blindly. Trust your mentor, यार. ऐसे थोड़ी खड़े होके पढ़ाने लग गए हैं वो. Trust your mentor and follow your mentor. This should be your strategy. And most important is writing practice, because this is something without which you are not going to score the marks. Now many students ask me, ma'am, when to start this answer writing practice? When we have to start with this? So my answer to them is that once you are done with 50% of the syllabus, then you should start with this, right? Then you should start writing the answers. Why? Because what happens, mostly whenever a UPSC asks the question, we have a lot of syllabus, right? So because of that, UPSC asks interlinked questions. ठीक है? तो होता क्या है? Many students feel, अरे यार मुझसे तो हो ही नहीं पा रहा है, and they quit. So I would suggest you one thing, कि initially just focus on studying the things. ठीक है? You can pick up previous year papers and you can just read the question. Don't try to write the answer. But once you are done with 50% syllabus, then you will know, okay, this is how I need to relate the things. So you will be able to do. Right? But answer writing practice is must. Now this is something which is for the fresher. Now coming to what should a experienced person do. क्योंकि उसने तो टाइम लगा लिया है ना. सो व्हाट द एक्सपीरियंस पर्सन शुड डू, ही नो द सिलेबस. यू नीड टू लर्न द सिलेबस बाय हार्ट. चाहे वो जीएस का सिलेबस है, वेदर इट्स ऑप्शनल सिलेबस और इट्स जीएस सिलेबस, यू शुड बी नोइंग ईच एंड एवरी line or each and every word which is written in the syllabus. And please don't go beyond the syllabus. Otherwise you will end up wasting your 3 or 4 years and the output will be 0. ठीक है, तो हमेशा stick to the syllabus. जो सीनियर्स हैं उनमें से भी हो सकते हैं बहुत सारे ऐसे हों जिन्होंने अभी तक सिलेबस को ही नहीं समझा हो. So the first primary thing is you should also understand the syllabus. You should know focus areas. Now ये experienced खिलाड़ी हैं, so they must be knowing where they have to read from. So if they are done with the notes, then they can move to the books. Because they have the time, they can do that. But as a fresher, you need to focus on notes first. Then you have already followed the honest mentor, right? Now just implement the things. And you can start, if you are a senior one, you can start your answer writing practice from day one, because I am considering over here that you have already done what? You have already revised the syllabus twice. Is this thing clear? So this is how you can approach this subject, or how you need to approach every subject, because this is something which is there in each and every subject, right? Now, I told you one thing, that this is something which is going to help you in GS. So अब GS में कहाँ पे आपको anthropology help करेगा? In essay paper. Because every year a question has been asked from social issues. And social issues has something to do with essay. Right? Next, GS paper 1, Indian society. Here it will help. Paper 2, social justice, it will help. Paper 3, science and technology, in which biotechnology and biology part has the relevance over here. Ethics and integrity. Since we are talking about Indian tribes, so here it is beneficial in ethics and integrity paper as well. So don't you think that anthropology is something which is coming in each and every GS paper? So we can't say that this subject is not having any importance in GS papers, right?
I hope till here the things are clear. Now moving towards that, what will be our approach at Movishala, what we will be trying to give you. See, first thing we will give you is, we will cover the whole syllabus, right? Second thing, we will make sure that we help you in managing the time and completion of the syllabus within the time limit. Then our approach will be bottom to top approach. Bottom to top approach means I will consider you all as that you all are layman. You don't know even A, B, C of anthropology. So from that level, I pick you up to the highest level where the UPSC can ask the question. 500 plus questions we will be discussing over here. Along with that, we will also launch test series so that you can answer those questions and proper evaluation of those test series will be done. Right, so a proper like feedback mechanism will also be there for you. And along with that, we will provide you the access to our Telegram channel so that after joining the Telegram channel, you will be able to learn about more facts. कि जैसे कोई news item आ गई है ना, so अगर आप Telegram channel को join कर लोगे, so you will be able to access those news items and all. तो आपको पता लगता रहेगा, अच्छा यार, this is something which is there in anthropology. ठीक है? So this is what will be our approach. Is this thing clear? I hope yes. Then moving towards the books part. But before coming to the books, let us first discuss about the syllabus. That is the most important thing. है ना, books के बारे में तो हम बाद में भी बात कर सकते हैं. So when I talk about syllabus, you know there are 2 papers in optional. So first we will discuss about paper 1. So in paper 1, the first topic or the first unit is human evolution. Under paper 1, we have how many units? We have 12 units. And the first unit is human evolution. It talks about what? It talks about that how the human evolved over time. कि भैया ह्यूमन की जो बायोलॉजिकल एवोल्यूशन है वो कैसे हुई. So this talks about biological evolution of a human being. For example, here I would like to tell you something. कि अगर if you have read about this, you must be knowing कि what used to be happen is earlier the person was there कि जो कि 4 पैरों पे चलता था, ठीक है, and now we are walking on 2 feet, right? So how it evolved, how that thing happened, how humans evolved. Early man से हम लोग कैसे आए, ठीक है. So ape से हम लोग कैसे आए. So that we will be discussing over here. Right? Now under human evolution we have 8 chapters. Only problem with human evolution is that over here in human evolution, if I talk about terminology is little bit tough. But here I will be giving you certain examples through which you will be able to learn it by heart. For example, have you heard about this word Pithecus? Have you heard about this word Pithecus? Pithecus is nothing but it is a ape, है ना, ape है. अब जब सबसे पहली बार ये ape कहाँ पे पाया गया? When first time this ape was detected in शिवालिक्स. ठीक है, सबसे पहले जब इस एप को शिवालिक्स में पाया गया, सो इट वॉज नेम्ड एज सिवापिथेकस. ठीक है, एंड जब सेकेंड एप पाया गया, देन इट वॉज नोन एज रामापिथेकस. ठीक है, फर्स्ट इट वॉज नोन एज सिवापिथेकस, देन इट वॉज नोन एज रामापिथेकस. देन अ स्मॉल एप विल बी नोन एज व्हाट? माइक्रोपिथेकस. अ जाइंट बड़ा वाला एप विल बी नोन एज व्हाट? जाइंटोपिथेकस. गिग्नेटो और जाइंटोपिथेकस. ठीक है, अ एप विच इज फाउंड इन इजिप्ट विल बी नोन एज व्हाट? इजिप्टोपिथेकस.
So I will try to do what? I will try to divide the things so that they become more clearer to you. Don't worry if you are not able to get this point which I have told you, because this is something which we will be covering जब हम यूनिट 1 को स्टडी करेंगे। समझ में आ रही है बात? Are you getting this thing? अब जैसे मैं आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल देती हूँ। The next example which I would like to give you is, now you came to know that Pithecus is known as what? It is known as ape. And Anthro is known as man. है ना? इतना तो समझ में आ गया। Anthropology is what? Pology का मतलब क्या होता है? Study. तो study of man. So Pithecus is ape and Anthro is man. ठीक है? तो ape man को क्या बोलोगे आप? What you will call as ape man, इन दोनों को कंबाइन करके क्या बोलोगे? सोचो, इन दोनों से जुड़ा होगा ना? दिस इज नोन एज पिथकैंथ्रोपस. दिस इज नोन एज व्हाट? पिथकैंथ्रोपस. ठीक है? अब नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन दिस ape man started to walk on its feet? So that posture is known as what? Erect bipedalism. और इरेक्ट पोस्चर बोलते हैं जब वो खड़ा हो जाता है अपनी दो टांगों पे. सो नाउ यू विल कंबाइन दीज टू. सो व्हाट इट विल बी कॉल्ड एज? इसके पीछे इरेक्टस लगा दो, पिथकैंथ्रोपस इरेक्टस. ठीक है? सिंपल, क्लियर. हु इज जावा मैन? अ मैन लिविंग इन जावा, राइट? Who is Neanderthal man? A man who is living in Neanderthal. अब what is Neanderthal? जर्मनी के पास एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है Neanderthal. आपने हो सकता है you must have read about this in what? In your geography class. So don't worry again, I am telling you, just I am giving you an insight that how we are going to cover this unit 1. पूरा नहीं बताया, थोड़ा सा बताया. ठीक है? जस्ट कहते होते ना, ट्रेलर दे रहे हैं आपको भी हम. नेक्स्ट यूनिट विच वी विल बी डिस्कसिंग इज, दैट इज यूनिट 2 एज पर दी सिलेबस. दैट इज मैरिज, फैमिली, किनशिप, सोसाइटी, कल्चर. अंडर मैरिज वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैरिजेस लाइक एक्सोगैमी, एंडोगैमी, ठीक है, क्रॉस कजन्स मैरिज होती हैं जो. ठीक है? उसके बाद यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कि कुत्ते बिल्ले के साथ मैरिज कर देते. सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ऑल दोज मैरिजेस. व्हाट इज एक्सोगैमी? व्हेन द मैरिज इज हैपनिंग आउटसाइड द कम्युनिटी, दैट इज एक्सोगैमी. व्हाट इज एंडोगैमी? व्हेन इट इज हैपनिंग इनसाइड द सेम रिलीजन. एंड यू नो कि बिकॉज ऑफ दिस एक्सोगैमी, खप पंचायत एंड ऑल व्हाट दे डू, ओनर किलिंग हो जाती है ना. सो दिस वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर. अब ओनर किलिंग आता है जीएस में या नहीं आता? बिल्कुल आता है. क्या गैमी, यू स्टडी अबाउट गैमीट्स इन बायोलॉजी और नॉट? डेफिनेटली यस. नहीं करोगे तो पूरा का पूरा बायोटेक वाला पोर्शन छोड़ के आ जाओगे, है ना. सो दिस इज समथिंग जिससे एवरी ईयर क्वेश्चन इज आस्क्ड. नाउ व्हेन द पर्सन विल गेट मैरिड, आगे फैमिली बढ़ेगी. So how a family tree looks like? Clear? Next comes kinship. अब when a person is getting married, तो relations भी बढ़ेंगे आगे. Relations in the sense your dad's brother, you will call them ताया और चाचा, right? Your mom's sister, you will call them as मासी, है ना? So that relationship part will come, and I will give you an example over here related to relationships and all. Here a word is used that is matri. Now what does the word matri means? Matri का मतलब होता है mother side. Whenever you find the word matri, matri is nothing but it is a mother side. Now when a word lateral is added to it, this means you are talking about the relatives on your mother side. So whenever you will be drawing a family tree, whenever you are talking about lateral, this means you are talking about the relatives on your mother side. Second terms comes over here is archi.
मैट्री के साथ क्या लगा दिया, आर्की, मैट्रियार्की. दैट इज व्हेन यू टॉक अबाउट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी. इफ आई एम सेइंग दैट आई एम होल्डिंग मैट्रियार्की, दिस मीन्स दैट आई एम होल्डिंग 100% शेयर इन माई मदर्स प्रॉपर्टी. ठीक है. ऑल्दो हम इंडिया में क्या बोलते हैं, वी प्रैक्टिस पैट्रियार्की, है ना, कि फादर साइड प्रॉपर्टी इनहेरिट होती है. नेक्स्ट कम्स अ टर्म अंडर इट इज, दैट इज पोटेस्टल. पोटेस्टल इज पावर. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल यू टॉक अबाउट मैट्री पोटेस्टल. इसका मतलब क्या हुआ, इन अ हाउस मदर इज मोर पावरफुल. आर यू गेटिंग दिस थिंग? So see, from a single word how many words you are driving, है ना, प्रीफिक्स से कितने सारे आप वर्ड्स ड्राइव कर रहे हो. एक और होता है लीनियल. अब व्हाट इज लीनियल? लीनियल होता है लाइंस और सीरीज. राइट, इट इज लाइंस और सीरीज. जैसे कि सपोज मेरी मॉम ने क्या किया, माई मॉम डिराइव द प्रॉपर्टी ऑफ हिज मॉम, ऑफ हर मॉम. ठीक है. उसके बाद उन्होंने आगे ड्राइव करा. ठीक है. सो एक तो ये चीज होगी. इसमें एक और चीज आ जाती है मैट्रिनियल में, सरनेम. आप सरनेम किसका लेते हो? वी यूजुअली सरनेम हम अपने पापा का लेते हैं, है ना. जैसे माई नेम इज समृद्धि गोयल, सो दैट गोयल वर्ड आई हैव इनहेरिटेड फ्रॉम माई फादर. सो दैट इज वाई आई विल कॉल इट एज पैट्रीलिनियल. ठीक है. क्लियर. देन इसी में एक आ जाता है लोकल, मैट्री लोकल. अब लोकल में क्या आ जाएगा, यू. ठीक है. जैसे कि इफ यू आर इन योर मदर्स हाउस देन दैट विल बी नोन एज मैट्री लोकल. इफ आई टॉक अबाउट ज्वाइंट फैमिलीज दे आर पैट्री लोकल इन नेचर. क्लियर है? सो दिस इज हाउ द थिंग्स वी डिराइव इन किनशिप. अगेन समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया है. 20% भी दिमाग में पड़ जाए, बहुत बढ़िया है. रेस्ट इज माई ड्यूटी कि आपको क्लास में समझाना. राइट. अगर यहां पे मैट्री की जगह पैट्री आ गया तो पूरा का पूरा पापा जी की साइड पे हो जाएगा टेबल. क्लियर? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई फादर इज मोर पावरफुल, father is more powerful in the family, so what you will call it as? You will call it as patri-potestal, because potestal shows power. ठीक है. Are you getting this thing? Why we are saying patriarchy? Because a father is inheriting the property of his father. Right? पैट्रियार्की का मतलब ये नहीं होता है कि हाँ हम उनसे वैल्यूज इनहेरिट कर रहे हैं. दैट इज समथिंग डिफरेंट. But here actually the word patriarchy means you are inheriting the property of your father. ठीक है? Clear? Now if you will talk about, let us say, grandparents on your father's side, so you call it as grandmother, grandfather. ठीक है? If you talk about your grandparents on your mother's side, you will call as maternal grandfather, maternal grandmother. तो इसी तरह से क्रॉनियम चेंज होते हैं. जिसको आप हिंदी में नाना नानी बोल देते हो, डैड की साइड पे दादा दादी बोल देते हो, है ना. सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर डिराइव्ड. नाउ व्हेन द पर्सन विल लिव इन अ सोसाइटी, सो दैट दे विल बिकम द पार्ट ऑफ अ सोसाइटी. सो वी विल लर्न अबाउट सोसाइटी. अब सोसाइटी है तो उनका कोई कल्चर भी होगा. सो यहां पे हम वी विल स्टडी अबाउट कल्चर. Every society has their own unique culture. So this is about unit 2. बहुत क्वेश्चन आते हैं यूनिट 2 में से. Next comes economic anthropology. Now what we will study under economic anthropology, that is, economics means what? What do you mean by economics resources? Management of the scarce resources. है ना, जो भी आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है आप उनको कैसे मैनेज करते हो. बिकॉज हमें भी पता है आजकल इनकम के बिना कुछ नहीं है ना. सो हाउ इकोनॉमिक ऑर्गेनिज्म इट इवॉल्व. ठीक है. पहले तो ऐसा नहीं था. पहले तो प्रिमिटिव इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस थी. उससे ऐसा इंसान कैसे बन गया जो इतना ज्यादा सेल्फिश हो चुका है.
ठीक है, सो उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि पहले व्हाट द पीपल डू, वो इतने लालची तो हुआ नहीं करते थे। वो पहले क्या करते थे, हंट करते थे एनिमल को, जो एनिमल को हंट करने के बाद उसको खा जाते थे, ठीक है। उसके बाद बट व्हाट अर्ली मैन फाउंड, अर्ली मैन ऐसे ही करते थे ना, कहीं पेड़ लगाया वहां से चीज उठाई खा ली। अब हुआ क्या, हमने हिस्ट्री में ये चीज पढ़ी, इस हंटिंग वगैरह से उनको एक चीज ऑब्जर्व हुई कि एक टाइम पे उनको फूड की कमी हो गई। सो इन्होंने सोचा व्हाई नॉट टू गो विद पैस्टरलिज्म, सो इन्होंने एनिमल्स को चराना शुरू किया, ठीक है। सो दे स्टार्टेड डूइंग पैस्टरलिज्म। फिर उसके बाद स्लोली एंड इवेंचुअली आइडियाज आए एग्रीकल्चर का, क्योंकि आपने ये कहानी जरूर सुनी होगी कि अर्ली मैन ने क्या किया, मैंगो खाया, वहीं पे फेंक दिया उसको खा के। कुछ टाइम बाद जब उस जगह पे वापस आया तो उसने देखा कि वहां पे एक बहुत बड़ा पौधा उग गया। अब वो पौधा कैसे आया, ठीक है। सो वो पौधा जो है वो कैसे आया, दैट लीड टू द बर्थ ऑफ एग्रीकल्चर। और उसके बाद स्लोली एंड स्लोली टर्न टू बी हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर एंड ऑल दोज कल्चर्स विच वी स्टडी, है ना। इतने सारे कल्चर पढ़ते हैं, सब यहां पे डाल दो। फिर उनको लगा यार अच्छा सरप्लस करते हैं, सरप्लस करेंगे तो क्या बनेगा, इंडस्ट्रीज बनेंगी, ट्रेडिंग हो जाएगी स्टार्ट, ठीक है। सो इस तरह से आपकी क्या हुई यहां पे, दिस वे द एक्टिविटीज वर कैरिड आउट अंडर द इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। इज दिस थिंग क्लियर टू यू पीपल दैट व्हाट हैपेंड अंडर इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी? Are you digesting the facts and are you getting my point? क्या आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? मजा भी आ रहा होगा ना। चलिए नेक्स्ट यूनिट पे चलते हैं, दैट इज यूनिट नंबर 4 विच इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी। क्या चल रहा है पाकिस्तान में रशिया में क्या चल रहा है, चाइना में क्या चल रहा है so that is not something which you need to study over here. Here what you need to study over कि पहले क्या हुआ करता था, पहले ट्राइब्स हुआ करती थी, है ना। ट्राइब्स को हमने ही खत्म किया है। सो इन ट्राइब्स के क्या हुआ करते थे, हर ट्राइब का अपना एक राजा हुआ करता था जिसको बोलते थे ट्राइबल चीफ, है ना। तो ये ट्राइबल चीफ अपने अकॉर्डिंग जो मन करता था इसको वो काम करता था, इसको किसी को कुछ खास आंसर करना नहीं होता था। देन आफ्टर दैट आपने सीरियल्स भी देखे होंगे। फिर हुआ क्या, कहानी में क्या ट्विस्ट आया कि अब राजा को लोग इलेक्ट करने लग गए। सो नाउ द राजा वॉज आंसरेबल टू दी पीपल, है ना। दिस लेटर ऑन वॉज चेंज इनटू अ सिस्टम विच इज नोन एज मोनार्की, है ना। किंगडम होने शुरू हो गए, एक राजा दूसरे राजा की टेरिटरी के चक्कर में उसको कैप्चर करना शुरू हो गया। सो हियर नाउ स्टार्टेड मोनार्की सिस्टम। इस मोनार्की सिस्टम में कैसा सिस्टम था, यहां पे तो डिसेंट्रलाइज था, यहां पे लेकिन क्या आ गया, सेंट्रलाइज सिस्टम। क्यों, एक राजा जो है वो करने लग गया। एंड स्लोली एंड स्टेडली क्या आया, डेमोक्रेसी। Democracy is also decentralized, but here they are answerable to the people, है ना। सरकार अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकती है, अरे भैया पाकिस्तान में नहीं देखा, तख्ता पलट कर देंगे वो, ठीक है। सो हियर इन पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी वी स्टडी हाउ फ्रॉम डिसेंट्रलाइजेशन अगेन सेंट्रलाइजेशन केम एंड हाउ फ्रॉम सेंट्रलाइजेशन अगेन द डिसेंट्रलाइजेशन टुक प्लेस बट इन अ डिफरेंट फॉर्म. So how this all evaluated, how this all evolved, that we will be discussing in our anthropology class. Is this thing clear? Okay. Now, next what we are going to cover over here is that is related to religion. अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं ना. So see, there are different type of people. Some people are who don't even believe in God, जिसको आप नास्तिक बोल देते हो, और we usually call that people as atheist, है ना. कुछ लोग ये मानते हैं कि एक ही भगवान है, उनको हम बोल देते हैं those people who believe in one God, they are known as monotheist, है ना. क्यों? क्योंकि वो एक ही को मान रहे हैं. Many people they worship cow,
मेनी पीपल दे वर्शिप पीपल ट्री, ठीक है। सो व्हेन दे आर डूइंग, जैसे कि एथीस्ट हो गया, एथिज्म हो गया जिसको बोलते हो आप, ठीक है, मोनोथिज्म हो गया। When you are worshipping or loving some animal so much that you started worshipping that is known as what? Pantheism. एक बार I was taking the class, the funniest thing which took place is, one of my student he asked me कि मैम कई लोग ना अपनी वाइफ की पूजा करते हैं, they love their wife so much, क्या हम उनको बोलेंगे they are Pantheism? Now you people tell me whether you will call that as Pantheism. Bhaiya, Pantheism is something, you know, when you can say when you're watching, basically loving someone so much कि आप उसकी वर्शिप कर रहे हो, वो बात मानना होता है, ठीक है, वो वर्शिपिंग करना नहीं होता है, वो बात मानना होता है। सो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिलीजन, ठीक है, वहां पे कंफ्यूजन मत लेके आना। हो सकता है आप में से भी कईयों को ना, अरे भैया वाइफ भी हो सकते हैं, हस्बैंड भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, बट दैट इज नॉट Pantheism, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, कई लोग जो है ना नागवंश वगैरह में बिलीव करते हैं, उसको हम बोलते हैं टोटेमिज्म। बहुत बार हो सकता है आपने न्यूज़पेपर में भी ये वर्ड सुना हो। अब नागा वंश एंड ऑल, व्हाट इज ऑल दीज थिंग्स, यहां पे आ गया वर्ड वंश। वंश का मतलब क्या होता है कि हम उनके वंश के हैं। जैसे हमने बोल दिया नागा वंश, उसका मतलब क्या हुआ, स्नेक जो है, आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जहां पे स्नेक कभी मेरा इंसेस्टर हुआ करता था, है ना, दैट इज ए बिलीव और फेथ। सो जब हम टोटेमिज्म की बात करते हैं वहां पे बिलीव आता है, वहां पे फेथ आता है। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट फेथिज्म, फेथिज्म में क्या होता है आपका कि आप किसी चीज को इतना ज्यादा मानते हो कि आप उसको प्यार करने लग जाते हो, उसको पूजने लग जाते हो, ठीक है। एथिज्म समझ में आ गया, वन गॉड। मोनोथिज्म, सॉरी, एथिज्म नो गॉड, मोनोथिज्म वन गॉड। पॉलीथिज्म मोर देन वन गॉड। फेथिज्म जब आप किसी पर्टिकुलर चीज को वर्शिप करो, ऐसे इट मे बी पीपल ट्री, इट मे बी काउ, है ना, कई लोग आत्माओं को भी करते हैं, है ना, सो दैट विल ऑल्सो बिकम द पार्ट ऑफ फेथिज्म। देन कम्स द टोटेमिज्म। टोटेमिज्म में क्या हो गया, जब आप उसको बिलीव है, आपको फेथ है कि आप उसके वंश से हो, और अगर आप उनको नहीं पूजोगे तो आपके घर में कुछ गलत हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज इट। अब नाउ मेनी पीपल दे हैव अ कंफ्यूजन कि मैम व्हाट इज वंश, गोत्रा, क्लैन, वंश, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये तो हो गए हमारे 5 यूनिट। स्टिल वी आर लेफ्ट विद अनदर 7 यूनिट। सो व्हाट आर दोस? So this is anthropological theory, something which is very, you can say, elaborative topic. इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितनी सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल थ्योरीज होते हैं, बिकॉज देयर यू नीड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। इतना नहीं यहाँ पे लर्न करना आपको। सी, whenever you talk about theories or thoughts, then what comes? You need to understand the other's view. ठीक है, अब वहां पे अपना नहीं लिख के आ सकते। दिस इज समथिंग विच इज अबाउट अदर व्यू। सो ये फैक्ट नहीं है, ये समथिंग ऐसा नहीं है कि जो पत्थर पे लकीर है गलत नहीं हो सकती। दीज थ्योरीज दे कैन बी करेक्ट एंड दे कांट बी करेक्ट, ठीक है, करेक्ट हो भी सकती हैं, दे कांट बी करेक्ट। सो हेयर अंडर दिस देयर आर 10 चैप्टर्स विच वी विल बी कवरिंग, और उन्हीं के बेसिस पे अप्रोक्सीमेटली 10-12 थॉट्स हैं जो कि हम यहाँ पे कवर करेंगे। एंड ऑल द एंथ्रोपोलॉजिकल थ्योरीज दे आर रिलेटेड टू कल्चर। जैसे आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल ओवर हियर। एक पर्सन्स थे जो कि क्या हुआ करते थे, बेसिकली दे वर क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म। क्लासिकल एवोल्यूशनिज्म थे जो कि सबसे पहले आए, एंड दे टॉक्ड अबाउट एवोल्यूशन ऑफ द कल्चर। अब इन्होंने क्या बोला, दे सेड कि हर सोसाइटी ने अपना कल्चर खुद डेवलप किया। समझ में आ रही है? सो व्हाट दे फोकस्ड ऑन, दैट द कल्चर इन एवरी सोसाइटी इट इवॉल्व फ्रॉम विद इन द सोसाइटी। सोसाइटी ने अपने आप में डेवलप किया। इसके बाद एक महारथी आए जो कि डिफ्यूजनिज्म में थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने इसको बिल्कुल ही ऑपोजिट बोल दिया। इन्होंने बोला कि भैया किसी सोसाइटी ने अपना कल्चर जो है वो अडेप्ट नहीं किया। हुआ क्या, सब लोग इजिप्ट गए, वहां से कल्चर को उठा के ले आए, एंड दैट कल्चर स्प्रेड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड।
सो क्या डिफ्यूजनिज्म सही है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर ये सही होता तो आज की डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? सो हियर इस तरह से विल बी स्टडिंग द थ्योरीज. They may be correct, they may be partially correct, or they may be completely incorrect. And under anthropological theories, we will talk about how the culture evolved with time. Clear है? चलो. Next, what we are going to talk about is culture and language. मतलब मुझे ये बात सबसे टफ लगता है, to be very honest. मतलब why this is tough? Because it is something which you have to learn. है ना? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है. थोड़ा बहुत आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू सिंप्लीफाई द थिंग्स, बट अदरवाइज दिस इज समथिंग विच इज मोर ऑफ अ लर्निंग पार्ट. सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट द अनदर यूनिट, दैट इज यूनिट नंबर 8, रिसर्च मैथड्स. अब रिसर्च मैथड्स में क्या है? सी, फ्रॉम यूनिट 2 to unit 8, that is a part of sociology. Because we are talking about society and society. So here under research methods, we will analyze that when we are talking about that society, so how we came to come across that conclusion. जैसे कि Malinowski, जिसको father बोलते ethnography का, so Malinowski what he did, he spent his 4 years with Toberian Island people to study their culture. ठीक है? सो उन्होंने वहां पे फेस टू फेस ऑब्जर्वेशन, लोगों की बातों को समझ के उन्होंने कल्चर की डेफिनेशन दी. सो हियर अंडर रिसर्च मेथड वी विल डिस्कस अबाउट कि हाउ दे केम टू दैट कंक्लूजन. आइदर दे केम इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनियर, क्या वो केस स्टडीज के थ्रू आए वहां पे, क्या उन्होंने डिबेट्स के थ्रू कल्चर के बारे में बात करी. सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट थिंग इन डिटेल. ठीक है, रिसर्च मेथड्स के अंदर. The next part which came is related to genetics, which has direct relationship with whom? With the biology. What are genes? What is chromosome? What is DNA? What is the structure of DNA? How a DNA looks like? RNA पे नहीं स्टडी करना, सिर्फ जीन्स पे स्टडी करना और DNA पे करना. बिकॉज DNA क्या कैरी करते? DNA कैरीज जीन. Then the next topic which comes is human growth and development. Now here in under human growth and development we will study पूरी की पूरी कहानी from zygote till the death. Twins आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं twins? ठीक है, twins identical होंगे, मोनो होंगे, क्या होंगे क्या नहीं होंगे. So that we will be discussing under human growth and which one? So under human growth and development, we will be discussing about that. Clear? चलिए. Talking about 11th unit, that is fertility and demography. देखो ये दोनों completely किसके पार्ट हो गए? बायो के. ठीक है. Fertility and demography. So this fertility is a part of bio, but this demography is not a part of bio. This is something to do with social issues as well. ठीक है, how the things are distributed and all. In the end, what came is that is applications of anthropology. That is where the anthropology can be useful. For example, it is useful in sports. For example, it is used to find DNA fingerprinting and all. So that part we will be discussing over. Yeah. ठीक है? So ये तो हो गया पूरा का पूरा हमारा क्या? Paper 1. Now we have completed what? We have completed paper 1. Paper 1 is more lengthier and more scoring as compared to paper 2. ठीक है, paper 1 जो है that is more lengthier and more scoring as compared to paper 2. Why I haven't written paper 2 as such? Syllabus क्यों नहीं दिया? I will tell you. See, under paper 1 what we have? 12 units. Under paper 2 we have 9 units. And paper 2 is related to what? Tribal India. ठीक है, so ये सब
ट्राइबल इंडिया से रिलेटेड है, सो दिस इज मोर यू कैन से अ पार्ट जिसमें आपको फैक्ट्स रिमेंबर करने हैं, ठीक है। सोशल पार्ट ज्यादा है, बायोलॉजी नहीं है इसमें। सो दिस इज समथिंग यू कैन से दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, पेपर 2। तो चलिए अब व्हाट वी विल डू, वी विल सी द सिलेबस ऑफ पेपर 2। सो पेपर 2 की बात करोगे तो पेपर 2 में जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट इज रिलेटेड टू आर्कियोलॉजी। नाउ माय क्वेश्चन इज, हैव यू रेड अबाउट आर्कियोलॉजी? ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव रेड अबाउट आर्कियोलॉजी इन एंशिएंट हिस्ट्री, इन विच यू मस्ट हैव टॉक्ड अबाउट पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक, चाल्कोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, आयरन एज, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ये आपका आर्कियोलॉजी वाला पार्ट पूरा का पूरा एंशिएंट हिस्ट्री पे बेस्ड है, ठीक है। सो वी विल बी ड्रॉइंग द फैक्ट्स एंड फिगर्स फ्रॉम देयर एज वेल, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट यूनिट 2, यूनिट 2 इज रिलेटेड टू डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। Unit 2 is related to, my dear students, what it is related to, demographic profile of India. Demographic profile means population. National population policy India की क्या है, population control bills कौन कौन से आए, what are the various reasons of increasing population, what are the various side effects of those increasing population. So that all we will learn under Unit 2, that is demographic profile of India. ठीक है। कमिंग टू द थर्ड थिंग, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कंबाइनिंग यूनिट 3 एंड यूनिट 5। इसीलिए मैंने सिलेबस जो है नहीं लिखा था, बिकॉज दीज 2 यूनिट्स दे स्टडी अबाउट इंडियन सोसाइटी। वैसे पेपर 2 इज समथिंग जो कि सोशियोलॉजी से ज्यादा रिलेटेड है। So under Indian society we will be covering about what? We will be covering कि भैया इंडिया की कास्ट सिस्टम क्या होता है, डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, जजमानी सिस्टम क्या है, सेंस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन। आजकल हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वर्ना सिस्टम की बात होती है। सो ये सब क्या होता है? सो वी विल स्टडी अबाउट इंडियन सोसाइटी अंडर यूनिट 3 एंड यूनिट 5, राइट। Then comes unit 6, 7, 8, 9. They talk about tribal India. ठीक है, अच्छा एक रह गया ना, यूनिट 4। So this unit 4 it talks about thinkers, and unit 6, 7, 8, 9 it talks about ट्राइबल इंडिया। थिंकर्स में तो जैसे डीएम मंजुमदार हो गए, विद्यार्थी हो गए, तो हम यहाँ पे इंडियन थिंकर्स की बात करेंगे, ठीक है। 6, 7, 8, 9 में वी विल टॉक अबाउट ट्राइबल इंडिया, इन विच वी विल लर्न अबाउट हाउ वी क्लासिफाई द ट्राइब्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद ट्राइब्स, ठीक है। ट्राइब्स का कल्चर कैसा है, उसके बाद ट्राइबल प्रॉब्लम्स क्या है, हैज द कॉन्स्टिट्यूशन बॉट सम constitutional safeguards for the tribes, and then you need to remember the name of few tribal people. So this we are going to cover. So can you say that paper 2 is something which is more from the viewpoint of social issues, ठीक है, सोसाइटी से ज्यादा लेन देन है इसका, ठीक है। So this way I have discussed with you about paper 1 and paper 2, and that too in a depth. I hope now the syllabus clarity you people are having. So now the question is, many people ask me, ma'am, which books to follow? So if I talk about physical anthropology,
So you can follow these two books, that is Physical Anthropology by P. Nath and Outlines of Physical Anthropology by B.M. Das. ठीक है, ये दो बुक्स फॉलो कर लो, मोर देन सफिशिएंट। अब ये तो पता है ना कि भैया कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं इसमें, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इसमें किसी को कोई डाउट है या इसमें भी किसी का कोई डाउट है? आई होप द थिंग्स आर क्लियर। ठीक है कि फिजिकल में कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हुआ तो बता देना, मैं इसको क्लासिफिकेशन को बता दूं। ठीक है ना, वो आप मुझे बताओगे कि अगर आपको लग रहा है कि हाँ हमें नहीं समझ में आ रहा है तो बता देना। सो फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी विच हैज मच टू डू विद बायोलॉजी पार्ट। ठीक है, बायोलॉजी से इसका रिलेशन ज्यादा रहता है। And usually we consider that 24% of anthropology is related to physical anthropology. ये थोड़ी सी रिसर्च खुद करना कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। Then comes the socio-cultural anthropology. This means that is related to society plus culture. So for this, Amber and Number, second is Introduction to Social Anthropology by Majumdar and Madan. ठीक है, 33% जो सिलेबस है वो सोशियो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी का, राइट, 33% सिलेबस। नेक्स्ट कमिंग्स टू आर्कियोलॉजी। सो व्हेन इट कम्स टू आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी में क्या आ जाएगा आपका? आर्कियोलॉजी इज इन पेपर 1 में आती है, ये पेपर 1 के 1.8 में एंड यूनिट 1 ऑफ पेपर 2। सो यहां पे आपको ना यूट्यूब पे डीके भट्टाचार्य के वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, उसको फॉलो कर लो, मोर देन सफिशिएंट। देन कमिंग टू द फोर्थ बिगेस्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। सो इसके लिए नदीम हसनैन की एक बुक आती है, वो फॉलो कर लो, अगेन मोर देन सफिशिएंट। सो इसमें आपका बेसिकली वी टॉक अबाउट एंशिएंट इंडिया। So guys, tell me which all chapters will come under it? 2, 3, 4, 5, है ना? चलिए। Then comes ट्राइबल इंडिया। अपने आप में पता है कौन कौन से चैप्टर्स आएंगे। नदीम हसनैन की बुक भी ले सकते हो आप, ट्राइबल कल्चर बाय एलपी विद्यार्थी, जेक्सा कमेटी रिपोर्ट ऑनलाइन मिल जाएगी, ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री की रिपोर्ट भी ऑनलाइन मिल जाएगी। सो दिस इज अ बुक लिस्ट। अब ये बुक लिस्ट आपको, आई हैव प्रोवाइडेड यू द बुक लिस्ट, बट दिस डजंट मीन्स कि सारी किताबें अभी खरीद के रख लो, घर को लाइब्रेरी बना लो और पढ़ना शुरू कर दो। नो, फर्स्ट आई एम टेलिंग यू, गो थ्रू द नोट्स, गो थ्रू द लेक्चर्स, वॉट एवर इज टॉट टू यू इन द क्लास। 2 बार रिवाइज करने के बाद, इफ यू पीपल हैव द टाइम, देन पिक अप द बुक। सबसे पहले अंबर एंड नंबर और ये नदीम हसनैन की बुक ले लेना, ठीक है, वंस यू आर डन विथ 2 रिविजन। इन दोनों को पढ़ना, फिर तीसरी बुक लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि घर पे लाइब्रेरी बना लो, इन द एंड व्हाट विल हैपन कि यू वोंट बी एबल टू स्टडी देम, ठीक है। सो एक एक बुक करके स्टडी करो। रीडिंग इज नॉट बैड, बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना बुक्स पढ़ी रहे, धूल मिट्टी खा रही है, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज हाउ टू स्कोर 350 प्लस मार्क्स इन दिस एग्जाम। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट? How you can score? So first thing and the foremost thing which you should do is that you should focus on completing the paper. ठीक है, सबसे पहला तो ये होना चाहिए कि भैया मुझे पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। कई लोग ऐसे होते हैं, what they do, यार I will write the best answers, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन पे मुझे 1 घंटा भी लगता है, कोई बात नहीं, but here in the end you will end up with scoring very less. So here what you need to do is you need to focus on completing the paper. इसीलिए मैं बोल रही हूँ पहले completely notes follow कर लेना, completely video lectures follow कर लेना. Once you are done with that, then pick up the book. ठीक है? Next, understanding the question properly and writing the most relevant answer. अब ये वाली चीज ना बच्चों की समझ में नहीं आती. They keep on beating around the bush, but they don't answer the things properly. So you should understand the question properly, and once you have understood the question, then write the things. ठीक है? So चाहे few minutes आपको क्वेश्चन को एनालाइज करने में लगाने पड़े, do that, ताकि आपको आंसर लिखने में दिक्कत ना हो. नेक्स्ट, अच्छा एक चीज और,
whenever 10 marks question is asked, this means you have to write how many words? 100 words. 15 marker question में कितने words you have to write? You have to write 150 words. In 20 marker you need to write how many words? 200 words. ये आपकी word limit है, ठीक है? या फिर मैक्सिमम, अरे सॉरी 150 बाय मिस्टेक 200, फ्लो में वो याद रहे 250, ठीक है? सो हियर गाइज द थिंग इज, आई विल इरेज इट एंड आई विल राइट इट अगेन फॉर यू. ठीक है? सो यहां पे आपको इतने इतने मार्क्स में इतने इतने वर्ड्स लिख के आने हैं. कई बार व्हेन यू गो आउट ऑफ दिस वर्ड लिमिट देन ऑल्सो योर मार्क्स आर डिडक्टेड. सो हियर यू नीड टू यूज सब हेडिंग्स एज मेनी एज पॉसिबल. जहां पे पॉसिबल है वहां पे करोगे. ऐसा नहीं है कि कुछ भी अपनी तरफ से कुछ भी बनानी शुरू कर दीजिए, बट वेयर एवर इट इज नीडेड डू दैट. Then what you have to do is you have to underline the facts wherever it is required. You have to take the help of diagrams, flowcharts, map, tables, etc. See what happens now when you will write the mains exam. You will find that many a times you will be short of time. आपके क्वेश्चंस बहुत सारे पड़े हैं लेकिन आपके पास टाइम की कमी. सो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अकॉर्डिंगली उस टाइम को मैनेज करने के लिए वो टाइम आपका कौन सेव करेगा? दिस माइंड मैप्स दे आर गोइंग टू सेव योर टाइम. ठीक है? सो वेन एवर यू मेक अ नोट्स, मेक योर नोट्स इन सच अ फॉर्म कि यार आपको उसको एंड डे पे रिवाइज करना. देखो यहां पे हम आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, सो वी आर गिविंग यू पीडीएफ एवरीथिंग, राइट? आपको क्या करना है? यू हैव टू डू 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग इज राइट प्रीवियस ईयर पेपर्स क्वेश्चंस. जो भी प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस है उनके आंसर्स लिखने. सेकेंड थिंग व्हाट यू हैव टू डू अलोंग विद मी इज दैट यू हैव टू, जैसे सपोज मैंने आपको यूनिट 1 का चैप्टर 1 पढ़ा दिया, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंथ्रोपोलॉजी. सो व्हाट यू विल डू, यू विल मेक अ फ्लो चार्ट ऑन योर. आप एक छोटा सा फ्लो चार्ट बना लोगे एंड वो इस तरह से बनाओगे कि अगर आपके पास ब्रेक भी नहीं है, बिकॉज समटाइम्स यूपीएससी डोंट गिव यू अ ब्रेक. जैसे जीएस पेपर 4 हुआ, साथ के साथ नेक्स्ट डे आपका ऑप्शनल का पेपर होगा, तो आपको रिवाइज भी तो करने हैं ना फैक्ट्स, तो कैसे करोगे? सो यू हैव टू डिजाइन योर नोट्स इन सच अ मैटर कि आप उसको रिवाइज कर सको. ठीक है? सो 2 तरह से आप नोट्स बनाओगे. फर्स्ट इज इन द क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट एंड सेकेंड थिंग इज इन द स्मॉल बॉक्सेस फॉर्मेट. क्लियर है? सो दिस वॉज आवर डिस्कशन गाइज इन विच वी डिस्कस हाउ टू स्कोर द मार्क्स and how to approach this paper. So this is unit 2 paper which I have given you. So that's it for the day, friends. Thank you so much. I hope you like the video. Keep sharing the video with your friends, and in case if you have any queries you can approach to us. Right, so this was our first class in which we discussed how we can approach this subject. In the second class we will talk about what is the meaning of anthropology. So with this, thank you. Have a great day.